प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टोक्स थ्योरम पे थोड़ा सा और आगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टोक्स थ्योरम को समझा, क्या कंसेप्ट होता है, प्रूफ उसका नहीं समझा, और फिर उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करे। कुछ क्या शायद एक ही क्वेश्चन करा था और उस क्वेश्चन को समझा और उस क्वेश्चन के माध्यम से हमने दो चीजें सीखी थी, एक लाइन इंटीग्रेशन भी सीखा था और एक सरफेस इंटीग्रेशन भी सीखा था। तो इन थ्योरम्स को पढ़ने का यही फायदा होगा कि एक ही क्वेश्चन में आपको दो चीजें सीखने को मिलेंगी, अलग अलग टाइप के इंटीग्रल्स। इसीलिए जब हम लोग लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो सरफेस इंटीग्रेशन के ऊपर काफी फोकस करा था, लाइन इंटीग्रेशन के ऊपर भी काफी फोकस करा था, वॉल्यूम इंटीग्रेशन के ऊपर हम थोड़ा कम फोकस कर पाए थे बिकॉज वो ट्रिपल इंटीग्रल के जैसा ही है लगभग, ठीक है ना, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती है, केवल लिमिट्स को अज्यूम और इमेजिन करना आना चाहिए, अदरवाइज आपको थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है और वो प्रैक्टिस से आसानी से आ जाएगा। तो विद्यार्थियों आज और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे किसके ऊपर, हम लोग बात करने वाले हैं स्टोक्स थ्योरम के कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन है विद्यार्थियों यहां पर, जैसे कि एक क्वेश्चन है, देयर इज अ क्वेश्चन, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f इज इक्वल टू x प्लस 2y dx प्लस y प्लस 3x dy, ठीक है ना। देयर इज सम, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, यहाँ पर कुछ गलती है, यहाँ पर होना चाहिए था आई कैप और यहाँ पर होना चाहिए था जे कैप। तो बेसिकली ये आपका f है विद्यार्थियों और उस f पर आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और इस f को इंटीग्रेट करना है कहां पर, आपको करना है वेयर c इज द यूनिट सर्कल इन द xy प्लेन। आपको वेरीफाई करना है स्टोक्स थ्योरम, और जो c दिया हुआ है वो xy प्लेन में एक यूनिट सर्कल है, दिस इज द यूनिट सर्कल। और ध्यान दीजिएगा ये एक यूनिट सर्कल है, इट मींस दैट कि यूनिट सर्कल का मतलब होता है जिसका सेंटर 0 0 हो और जिसकी रेडियस जो है ना वो 1 हो, उसको यूनिट सर्कल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 होती है सामान्यतः विद्यार्थियों। तो इस यूनिट सर्कल की मदद से हम लोगों को लाइन और सरफेस इंटीग्रेशन करना है। लाइन इंटीग्रेशन होगा बच्चों इस c पर और इसके अंदर का जो पोर्शन है वो है आपका s। तो s पर सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस पर पूरे अंदर वाले, और लाइन इंटीग्रेशन बाउंड्री पर आपको करना है, ठीक है ना। देखिए आप में से हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे हो कि सर ने यहाँ पे पूरा का पूरा सोल्यूशन छाप रखा है और सर बस उसको एक्सप्लेन कर देंगे या समझा देंगे, है ना। एक्चुअल में डोंट टेक इट इन नेगेटिव डायरेक्शन, उसको नेगेटिव में ले जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली आप भी वही करोगे। मैं यहाँ पे समझा दूंगा, आप समझोगे, किसी भी क्वेश्चन को आप समझते हो बेसिकली, और फिर उस कंसेप्ट को समझ के आप उसमें आगे बढ़ते हो। तो अल्टीमेटली मेरा उद्देश्य यहाँ पे आपको समझाने का है, प्रश्न में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें। ये सोल्यूशन सामने रखने से बस मुझे ये फायदा हो जाता है कि मुझे लिखना नहीं पड़ता है ज्यादा और मैं हर चीज आपको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। और अल्टीमेटली ये जो कैलकुलेशन है बच्चों, आप इसको भले कितनी बार भी देख लो, मैं कितनी बार भी लिख दूं, लेकिन जब तक आप खुद से कॉपी पे नहीं करोगे ना तब तक आपको पल्ले नहीं बढ़ने वाला है। इसलिए इस सोल्यूशन को आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे समझना है बस कि कैसे काम किया, कैसे लाइन इंटीग्रेशन इवैल्यूएट किया, कैसे सरफेस इंटीग्रेशन इवैल्यूएट किया, ठीक है ना। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों ये है हमारा f, ये हम लोगों ने फिगर बनाया एंड फिगर में हमें s दिख रहा हुआ है, sc दिख रहा हुआ है, ठीक है। नाउ अब लेट शुरुआत करते हैं। लेट f इज इक्वल टू दिस वन एंड f इज इक्वल टू दिस वन। तो आपका ये f जो है वो बेसिकली x प्लस 2y आई कैप प्लस y प्लस 3x जे कैप हो गया। तो अब अगर हमारा ये f है तो बेसिकली f डॉट डी आर बराबर कितना होता है, डी आर बराबर ये होता है, तो दिस इज f डॉट डी आर। यहाँ पर f1 की वैल्यू है x प्लस 2y जो i के साथ में है, f2 की वैल्यू है y प्लस 3x और z है नहीं है, और सॉरी f3 है नहीं है क्योंकि k कैप नहीं है। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास में f डॉट डी आर की जो वैल्यू है विद्यार्थियों वो कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास में आ जाएगी x प्लस 2y dy y प्लस 3x dy, सॉरी यहाँ पर आएगा dx। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, f डॉट डी आर की। तो अल्टीमेटली विद्यार्थियों हमें स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये तो f डॉट डी आर आ गया। अब इसके बाद में बच्चों कुछ लाइनें मैं अलग से लिख रहा हूं, है ना, इसके पहले, ठीक है ना।
राइट यहाँ से पहले आप लोग ये लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर आप पहले ये लिखिएगा, नाउ evaluating integration along C f dot dr। अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो f dot dr हम लोग ये निकाल चुके हैं, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन along C, f dot dr की वैल्यू कितनी आ गई है, x प्लस 2y dx और y प्लस 3x dy, ठीक है ना, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। नो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि लाइन इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए आपके पास में ये स्थिति है, आप लिमिट केवल एक ही वेरिएबल की ले सकते हैं और यहां पर x भी है और y भी है। तो अब हम लोग क्या करें, हम लोगों को बेसिकली करना क्या होगा कि इसमें पूरा का पूरा एक वेरिएबल लेकर आना है। तो अब वो एक वेरिएबल लेकर कैसे आए, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हमारे पास में जो तरीका है वो है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये जो C है ये एक सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री पे हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो जो सर्कल होता है उस सर्कल की एक्सप्रेशन और क्या कहते हैं एक्स वाई की मदद से हम इस एक्स वाई को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी तीसरा पैरामीटर के में, ठीक है ना। एंड दैट पैरामीटर इज फाई, थीटा भी ले सकते हो आप, डजंट मैटर कि फाई लो। तो बेसिकली ये जो हैं ये हैं किसी भी सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू कॉस फाई, y इज इक्वल्स टू साइन फाई। बेसिकली r होता है, लेकिन क्योंकि यहां पर रेडियस जो है वो क्या है, एक है, जो त्रिज्या है वो एक है, दैट्स वाई यहां पर x इज इक्वल्स टू कॉस फाई लिया, y इज इक्वल्स टू साइन फाई लिया। तो यहां से dx बराबर माइनस साइन फाई हो जाएगा, माइनस साइन फाई डी फाई, और dy बराबर कॉस फाई डी हो जाएगा। तो देखो x को हमने cos में बदल दिया, cos फाई में, y को sin फाई में, dx को बदल दिया और dy को भी बदल दिया। मतलब पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है हमारा वो फाई में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है ना। अब क्योंकि हम लोग सर्कल के अलोंग इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ये जो फाई होता है बेसिकली ये एंगल होता है x एक्सिस से, दिस इज द एंगल। तो पूरा सर्कल बनाने के लिए हमें कितना एंगल घुमाना पड़ेगा, हमें घुमाना पड़ेगा 0 से 2 पाई। तो जब हम x y और dx dy की ये वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो पूरा का पूरा लाइन इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन f डॉट dr दिस वन, तो ये देखो x की जगह पर वैल्यू रख दी, y की जगह पर रख दी, ठीक है ना, और dx की जगह पर रख दी। यहां पर कुछ मिस्टेक है क्या, यहां पर आपके पास में दिस वन, यहां पर 2 आएगा बच्चों, है ना, ये 2, ठीक है ना। x की वैल्यू है cos फाई, सही है, y की वैल्यू है कितनी, प्लस 2y sin फाई, तो आपने यहाँ पे प्लस साइन फाई लिख दिया। ये प्लस, ये माइनस आई थॉट नहीं आना चाहिए, देयर इज सम मिस्टेक, और dx की वैल्यू है माइनस साइन फाई डी फाई, ओके, ये माइनस साइन, ये साइन फाई डी फाई का माइनस आ गया यहाँ बाहर, तो ये आपने लिख दिया, प्लस y की वैल्यू है साइन फाई और ये 3 cos फाई और dy की वैल्यू है cos फाई डी फाई। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो फाई में कन्वर्ट हो गया। अब जब फाई में कन्वर्ट हो गया है तो यहाँ पर अब c की जगह पर लिमिट्स किसकी आनी चाहिए बच्चों, फाई की। आप सी के अलोंग कर रहे थे इंटीग्रेशन, पूरा का पूरा क्वेश्चन अब फाई में कन्वर्ट हो गया है। तो नाउ पुट द लिमिट ऑफ व्हाट, थीटा या फाई, जो भी आपका वेरिएबल आप है क्वेश्चन में, अब आपको उसके लिमिट्स यहां पे लगानी है। सो द लिमिट आर 0 टू 2 पाई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, साइन के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन फाई कॉस फाई हो जाएगा, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, प्लस डी फाई को पूरे को बाहर ले लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा साइन फाई कॉस फाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 3 कॉस स्क्वायर फाई डी फाई। तो बच्चों ये वाला साइन फाई कॉस फाई, ये वाला साइन फाई कॉस फाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर फाई ये, और ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर फाई, ठीक है विद्यार्थियों। नाउ अब हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं, हम लोग क्या कहते हैं साइन स्क्वायर फाई को कन्वर्ट करने वाले हैं कॉस स्क्वायर फाई में। तो साइन स्क्वायर थीटा आपको पता ही है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो भाई थीटा की जगह पर फाई है तो वहां पे फाई लिख दो। तो आपके पास में क्या आ जाना बच्चों, आपके पास में आ जाना है 0 टू 2 पाई 3 कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2 की ये कॉस स्क्वायर की जगह, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा, है ना। हम कॉस में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ पे दिस इज -2 और ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर फाई। तो ये 2 3 में से 2 जाएगा तो सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा, और ये माइनस का 2 डी फाई।
हम cos स्क्वायर फाइव की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 फाइव डिवाइड बाय 2. दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा. तो cos 2 थीटा की मदद से हम लोगों ने ये सब्स्टिट्यूशन करा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों. तो दिस व्हाट, ये आपका ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये तो हो जाएगा 5/2. हाँ, ये हो जाएगा 5/2 cos 2 फाइव, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 5/2 आना चाहिए था वैसे यहाँ पे. ये 5 का अंदर मल्टीप्लाई भी तो होगा बच्चों, है ना. तो 5/2 आ जाएगा ये. सो दिस इज 5/2 और ये 5/2 cos 2 फाइव. अरे अच्छा, ये -2 भी तो है, तो 5/2 में से -2 होगा तो 1/2 ही आएगा. सही कहा, ठीक है ना. मैंने फालतू के कहते हैं उसको 5/2 कर दिया. तो ये सिंप्लीफाई होके बच्चों ये आ गया. अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5, इसका इंटीग्रेशन 5/2, cos 2 फाइव का हो जाएगा sin 2 फाइव अपॉन व्हाट, अपॉन में 2. तो एक और 2 आना चाहिए था. तो ये आई थिंक ये जो 1/2 बाहर लिख रखा है ये उसी का हो सकता है. अच्छा, ये 1/2 कॉमन ले लिया तो ये 1/2 बाहर आ गया, और जो अपॉन में 2 आएगा उसको यहाँ पे लिख दिया. तो ये आपके पास में 5 प्लस 5/2 sin 2 फाइव आ गया. तो दिस इज 1/2. लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई माइनस 0 आएगा, तो केवल 2 पाई. यहाँ पर 5 की जगह पे 2 पाई लिखेंगे तो sin 4 पाई 0, लोअर लिमिट लगाएंगे sin 0 0, अल्टीमेटली 2 पाई आएगा, 2 से 2 कैंसिल होके केवल पाई आ जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रेशन इज पाई. ठीक है ना. तो लाइन इंटीग्रेशन बच्चों इस तरह से सॉल्व हुआ पूरा का पूरा क्वेश्चन. उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा. नहीं आया हो तो वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस देख लो जिस स्टेप से समझ में ना आया हो. ठीक है. और अगर कोई डाउट या क्वेरी बनता है तो यू कैन आस्क योर डाउट एंड क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स ऑफ यूट्यूब. स्टूडेंट, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और अगर हमारे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो हेल्प चैट में जाके अपना डाउट पूछ सकते हो. ठीक है. नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों. अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकेंड पार्ट के ऊपर. तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो हो गया यहाँ तक फर्स्ट पार्ट. अब यहाँ पे अपन लोग आगे लिखते हैं. नाउ फॉर इंटीग्रेशन s कर्ल ऑफ f डॉट n कैप ds. अब हम लोग इसको इवैल्यूएट करेंगे बच्चों. तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले कर्ल f निकालेंगे. तो कर्ल f हमारे पास में है. कर्ल के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट. तो i j k डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, यहाँ पे f1, यहाँ पे f2, यहाँ पे f3. इसको पूरे को, इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट सम वैल्यूज. आपके पास में कुछ वैल्यूज हो जाएंगी, ये आपके पास में वैल्यूज आएंगी. तो आपके पास में कर्ल f की जो वैल्यू है वो आ जाएगी केवल k कैप. तो दिस इज योर कर्ल f. आप जरा ध्यान दीजिएगा. तो बेसिकली क्या हो रहा है हेयर, यहाँ पे एक बीच में लाइन जोड़ेगी. हेयर s lies on xy plane, so n cap is equals to k cap. क्योंकि जो आपका सरफेस है वो बेसिकली एक सर्कल से बाउंडेड सरफेस है और वो xy प्लेन में है. और xy प्लेन पर परपेंडिकुलर यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, देखो ध्यान देना. क्योंकि s जो है वो xy प्लेन में है इसलिए डायरेक्ट क्या कहते हैं, n कैप बराबर k कैप हो जाएगा. अगर आपका ये जो सर्कल है वो थोड़ा तिरछा विरछा होता, मतलब प्लेन में नहीं होता, उससे 10 डिग्री या 20 डिग्री का एंगल बनाता, तो उस केस में हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई की मदद से n कैप निकालना पड़ता. लेकिन यहाँ पर वो कोऑर्डिनेट प्लेन पर ही है, इसलिए हम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा विद्यार्थियों. ठीक. सो वी हैव व्हाट, सो वी हैव n कैप इज इक्वल्स टू व्हाट, k कैप. अब इस n कैप की मदद से इंटीग्रेशन s कर्ल f डॉट n कैप ds, तो k कैप डॉट k कैप और ds, और ये ds आ जाएगा. नाउ हियर तो n कैप इज इक्वल्स टू k कैप, ठीक है. लेकिन xy प्लेन में है तो ds की वैल्यू भी तो लिखनी पड़ेगी भैया. तो dx dy बराबर कितना हो जाएगा, dx dy. तो ds इज इक्वल्स टू dx dy. तो ये आपके पास में ds की वैल्यू आ गई, तो आपने यहाँ पे dx dy लिख दी. अब ये सिंपली व्हाट, ये बेसिकली है ना, अगर देखा जाए, अगर आप लोगों ने डबल इंटीग्रेशन को ध्यान से पढ़ा तो डबल इंटीग्रेशन अलोंग एनी एस सरफेस, ये जो होता है वास्तव में ये क्या होता है, इस इंटीग्रेशन की अपने आप में एक वैल्यू होती है, ये होता है एरिया ऑफ एस. तो एस क्या है, सरफेस है ना, मतलब एक सर्कल है, यूनिट सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है. तो रेडियस 1 के सर्कल की एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई. तो आप डायरेक्ट पाई भी लिख सकते हो, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया. इसने क्या करा, इसने बेसिकली
क्या दिमाग लगा दिया है, x और y को वापस कन्वर्ट कर दिया फाई में, लेकिन उसके लिए पहले इसने एक बार y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा है बच्चों, ठीक है ना। चलो आओ अपन इसको ऐसे नहीं करते हैं, यहाँ तक ठीक है ना। देखो वैसे तो आप इसके बाद में डायरेक्ट ये लिख सकते हो एरिया ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ एस, तो दिस इज इक्वल टू पाई 1 का स्क्वायर, तो ये पाई आ जाएगा। एक तरीका ये भी है, अगर आपको डबल इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और यू कैन से दैट, और वरना इसको हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। और आप क्या करोगे बच्चों, इसको छोड़ दो बच्चों, अब इसे कैसे सॉल्व करोगे वो मैं बताता हूं। देखो ये जो डबल इंटीग्रेशन है एस dx और dy, तो बेसिकली अब हमें s की मदद से लिमिट्स निकालनी है। तो s क्या है बच्चों, s वास्तव में है हमारा यूनिट सर्कल ऐसा, तो हमें तो इस पूरे के ऊपर इंटीग्रेशन करना है, इस पूरे एरिया पे। और ये एक सिमेट्रिक, जिसे कहें कि सिमेट्रिक कर्व है, जितना ये है उतना ही ये, उतना ही ये। तो अगर हम केवल इतने के ऊपर इवैल्यूएट कर दें और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा का पूरा इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि सरफेस जो है मेनली सरफेस पे इंटीग्रेशन करना है ना, और सरफेस जो है वो 4 बराबर भागों में बटा हुआ है, तो एक भाग के ऊपर जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वही पूरे भाग की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली। तो अब आपको करना क्या है विद्यार्थियों, अब आपको यहाँ पर लिमिट्स निकालनी है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट x की आ जाएगी, तो ये है 1 0, तो x की लिमिट आ जाएगी x इज इक्वल टू 0 to 1। अब y की लिमिट के लिए आपको स्ट्रिप बनानी पड़ेगी ये वाले में, ठीक है ना, इस वाले पोर्शन में। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 0, और यहाँ पे सर्कल पर यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, √1 - x²। सो दिस इज योर अपर लिमिट ऑफ y, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ओवर s1, ठीक है ना, dx dy, यहाँ पे 4 लगा देना, ठीक है ना। वेयर, यहाँ पे इसको 2 नाम देना, where s1 is the 4th part of s, है ना, मतलब s का वो 4th पार्ट है बेसिकली, ठीक। तो ये भी यहां तक कोई इशू नहीं है। नाउ लिमिट्स ऑफ xy ऑन s1, तो देखो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तब s1 लिखा है, ध्यान रखना। अब s1 पे xy की लिमिट निकालो, तो भैया xy की x की लिमिट कितनी है, 0 to 1, y की लिमिट कितनी है, 0 to √1 - x², ठीक है ना। और ये लिमिट्स निकाली कैसे हैं बेसिकली बच्चों, जिस भी एरिया पर आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हो बेसिकली उस एरिया में आप ये देखो, जैसे ये एरिया है आपका, तो इस एरिया में देखो कि x कहां से कहां तक जा रहा है, x यहां से यहां तक, तो यहां पर x की वैल्यू देखो, यहां पर x की वैल्यू देखो, तो x 0 to 1। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर x एक्सिस पे क्यों लिया, आप ऊपर भी तो ले सकते थे। तो जब आप दो वेरिएबल्स किसी एरिया पर दो वेरिएबल्स की लिमिट निकालते हो ना, किसी एक वेरिएबल को एक्सिस पे लेते हैं और दूसरे वेरिएबल को एक्सिस पे नहीं, उस एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप बना के लेते हैं। तो आपने x की लिमिट निकाल ली x एक्सिस पे, अब y की लिमिट निकालोगे एक पैरेलल स्ट्रिप बना के y एक्सिस के पैरेलल। तो ये स्ट्रिप बनाई, तो इस स्ट्रिप का ये जो बॉटम है जहां से शुरू हो रहा है, भाई ये आपका क्षेत्र है ना जिसके ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, तो यहां से आपने स्ट्रिप बनाई, तो वो स्ट्रिप यहां से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 0। यहां पर जब आप पहुंचे तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, √1 - x²। कैसे निकाली, भाई ये सर्कल की इक्वेशन है ना, तो सर्कल की इक्वेशन x² + y² बराबर 1 से आप अगर y की वैल्यू निकालोगे तो ±√1 - y² आएगी। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, तो y की वैल्यू हो जाएगी +√1 - x²। क्लियर है। सो ये लिमिट्स आ गई। सो देयरफॉर, सो मैं यहां कर रहा हूं बच्चों, है ना। सो देयरफॉर डबल इंटीग्रेशन s, कुछ गड़बड़ लिखी दिया है क्या मैंने, नहीं, dx dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन s1 for s1 dx dy, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1, ये x की लिमिट, y की लिमिट 0 to √1 - y² dx dy, क्योंकि y की लिमिट x के टर्म्स में है तो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो दिस इज 0 to 1, फिर इंटीग्रेशन 0 to √1 - y²,
और ये dy और ये dx। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो y आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे तो सिंपली केवल अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी यहाँ x था ना, ये x है, सही कर लेना भैया, अपन ने गड़बड़ लिख दिया था, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसके लिए तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा वाला, यू नीड दिस फॉर्मूला, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो व्हाट इज दैट, इसका फॉर्मूला होता है x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद में ये प्लस आता है कि माइनस, आई डोंट नो, आई थिंक जहाँ तक मेरा ख्याल है प्लस आता है, तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है ना, ये आता है, मैं जहां तक श्योर हूं, ओ यस यही आता है, ठीक है, एक बार कंफर्म जरूर कर लेना। तो यहां पर आप ए का काम कौन कर रहा है, 1, तो सारा का सारा फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, इट्स एक्स अपॉन टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1, और लिमिट आ जाएगी 0 to 1। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब अपर लिमिट लगाओगे 1 तो यहाँ 1 लिखोगे x की जगह, तो इस 1 माइनस 1 के कारण 0 हो जाएगा, तो ये 0 प्लस 1 बाई टू, यहाँ 1 लिखोगे तो साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई टू। 4 मिस कर रहे थे है ना, 4 का ध्यान रखना, वरना यही कहते हैं आगे नैया डुबो देगा अपनी, 4 और ये पूरा ब्रैकेट के बाहर 4। तो अपर लिमिट पे तो ये आया, फिर माइनस लगाओ, अब लोअर लिमिट, x की जगह 0 लिखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा है ना, फिर यहाँ पे x की जगह 0 लिखोगे तो साइन इनवर्स 0 इज 0, तो दोनों ही लोअर लिमिट पे ये दोनों टर्म 0 देंगे, ये पाई बाई 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल होके ये कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो आपके पास में जो वैल्यू है विद्यार्थियों सरफेस इंटीग्रेशन की, वो कितनी आ गई, पाई आ गई। तो उम्मीद करता हूं कि वो सरफेस इंटीग्रेशन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और यहां पर आप लास्ट में लिख देंगे सो द थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है ना। इसने पता नहीं ये कौन सी कहानी लगा डाली है, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ बेसिकली। इसको एक्चुअली ने पोलर कोऑर्डिनेट में कर दिया है बेसिकली, इसमें वो x बराबर वही रखा होगा। तो ये जो लिमिट्स हैं वो 0 to 1 बन गई होगी r की, और थीटा की 0 to 2 पाई बन गई होगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ओके कोई नहीं, आप इस तरह से करिएगा, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस जरूर है लेकिन ओके, ये आपको ठीक लगेगा मेरे हिसाब से, है ना। अब ये वाला बेसिकली किसी भी डबल इंटीग्रेशन को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके कैसे किया जाता है, ये उस कॉन्सेप्ट से किया है बेसिकली, ठीक है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया बच्चों स्टोक्स थ्योरम का। उम्मीद करता हूं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन लेते हैं। तो वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम व्हेन f is equals to y I cap plus z j cap plus x k cap and surface S is the part of the sphere x square plus y square plus z square is equals to 1 above the xy plane। तो बेसिकली ये जो स्फीयर है ये यूनिट स्फीयर है। यूनिट स्फीयर मतलब इस स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का जो सेंटर है, ठीक है ना, वो है 0 0 0 और रेडियस जो है इसकी वो है 1। तो ये एक तरबूज है और 3D में ये सेंटर इसका 0 0 0 है, और ये तीनों ही जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, सॉरी, जो तीनों ही एक्सिस हैं उनको 1 -1 पर इंटरसेक्ट करता है। मतलब एक्स एक्सिस को भी 1 और -1 पे, वाई एक्सिस को भी 1 और -1 पे, और z एक्सिस को भी 1 और -1 पे इंटरसेक्ट करता है, और उस तरह से एक पूरा का पूरा तरबूज बनता है। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि आपको स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करना है केवल ऊपर वाले हिस्से पर, ऊपर वाले हिस्से पर। तो ऊपर वाले हिस्से पर वेरीफाई करना है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है बेसिकली वो आधा का आधा स्फीयर है। अब आधे स्फीयर को अगर तुम नीचे जाके देखोगे या ऊपर जाके देखोगे तो वो वैसे तो आपको एक सर्कल की तरह दिखेगा, और उस तरबूज की जो ऐसी सतह है गोल वाली कर्वाकार वक्त मतलब कर्व टाइप जो सरफेस है वो है तुम्हारा S। तो उस S पर सरफेस इंटीग्रेशन होगा, और उस S की जो बाउंड्री बनेगी ना, जो XY प्लेन से टच में रहेगी, उसके ऊपर लाइन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
तो ये चीज पहले बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि लाइन इंटीग्रेशन किस पे करना है, सरफेस इंटीग्रेशन किस पे करना है, ठीक है ना। तो यहां पर वैसे उसने कुछ लिखा नहीं है, बस केवल डायरेक्ट काम करना शुरू कर दिया है। तो यहां पर ये चीज मैं पहले तुम लोगों को लिख देता हूं ताकि तुम लोग यहां पे कर लो। ये चीज तो ठीक है, यहां तक लिख देना, फिर इसके बाद में ये लाइन लिखने से पहले कुछ लिखना, यहां पे क्या लिखना, द गिवन ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, here C is the unit circle on xy plane and S is the surface of sphere x square y square plus z square is equals to 1 above xy plane। तो above xy plane के क्या है, सरफेस है, जो वो है तुम्हारा s, जिस पे इंटीग्रेशन करना है, सरफेस इंटीग्रेशन। तो ये चीज पहले इमेजिन करके अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, ये जो भी आप पढ़ रहे हो बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इमेजिनेशन ही है। आप चीजों को विजुलाइज कर पाओ, देख पाओ कि बेसिकली हमें इंटीग्रेशन करना किसके ऊपर है, ठीक है ना। पता चला इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं, पता ही नहीं अपने को कि करना किसके ऊपर है यार। तो ये चीज जरूर लिखना है पहले, फिर इसके बाद शुरू करते हैं। Here C is the unit circle, x square plus y square is equals to 1 at z is equals to 0, xy क्योंकि xy प्लेन में C जो था वो यूनिट सर्कल था, तो हमने यहाँ पे लिखा यूनिट सर्कल, तो उसकी इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 0। अब हमने f डॉट dr निकाला, तो दिस इज योर f, दिस इज योर dr, दोनों की वैल्यू निकाली, ये आ जाएगा। f डॉट dr जो है वो ये वैल्यू आएगी, क्योंकि आप यूनिट सर्कल, C एक यूनिट सर्कल है और वो xy प्लेन में है, तो xy प्लेन में z की वैल्यू 0 है, तो dz भी 0 हो जाएगा। तो जहां जहां पर z होगा वो 0, जहां जहां पर dz होगा वो 0। तो अल्टीमेटली आपके पास में जो इंटीग्रेशन बचेगा वो क्या बचेगा, वो इंटीग्रेशन बचेगा केवल इतना, इंटीग्रेशन अलोंग c y dx, दैट्स ऑल। ये 0 ये 0 खत्म, इतना बचेगा। नाउ अब ये जो इंटीग्रेशन आपका बचा है, ये बेसिकली c के अलोंग हो रहा है, और c एक सर्कल है xy प्लेन में, तो हम उस सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि भाई y भी है और dx भी है, तो दो वेरिएबल है, लेकिन लिमिट तो आप कहो एक ही ले सकते हो ना, और सर्कल है तो x इज इक्वल टू कॉस फाई ले लो, dx बराबर सेम, y बराबर साइन फाई ले लो, dy बराबर कॉस फाई डी फाई हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आपका जो है वो पैरामेट्रिक इक्वेशन में बदल जाएगा, ठीक है ना। और पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब फाई मतलब कि एंगल सर्कल के लिए कितना, 0 to 2 पाई, पूरा घूमना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपके पास में पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया। ये देखो y dx 0 से 2 पाई हो गया, y की जगह पर साइन फाई, dx की जगह पर माइनस साइन फाई डी फाई, माइनस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस फाई आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा वो भी बता देते हैं। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 0 to 2 पाई बेसिकली, और साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 1 माइनस कॉस 2 फाई डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू होती है, और ये डी फाई। माइनस 1/2 जो है उसको बाहर कर दो बच्चों, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, इंटीग्रेट करो 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों 5, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 फाई डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, और लिमिट आ जाएगी 0 to 2 पाई। नाउ जब आप लिमिट्स अप्लाई करोगे बच्चों तो 1/2 इज ओके, पाई की जगह पर 2 पाई आ जाएगा, लोअर लिमिट यहाँ पे 0 हो जाएगी, है ना। इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों रख दिया, माइनस यहाँ पे साइन, इसको 1/2 को बाहर कर दो, साइन 2 पाई में 2 पाई रखोगे तो साइन 4 पाई हो जाएगा, 0 माइनस साइन 0 0, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पे 0 0, तो ये तो खत्म। सेकेंड वाला टर्म ने अपर लिमिट लोअर लिमिट पे 0 0 दिया, यहाँ पे ये 2 पाई है, 2 से 2 कैंसिल होके आपके पास में कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर द, ये आपका लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी बच्चों, बिल्कुल सेम है पिछले जैसे।
लेकिन अब सरफेस इंटीग्रेशन के लिए फिर थोड़ा सा चेंजेस वैसे ही करना पड़ेगा अलग से। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कहां गया भाई, ओके। तो सबसे पहले सरफेस इंटीग्रेशन के लिए राइट हैंड साइड में कर्ल एफ निकालेंगे, तो दिस इज योर कर्ल एफ, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सॉल्व करा, माइनस आई माइनस जे माइनस के आ गया, ठीक है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करके आया। एन कैप, सो यूजिंग द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो ठीक है, यहां पे कुछ मिसिंग है बच्चों। सो यूजिंग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, लुक x इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा कॉस थीटा, और यहां पर बेसिकली जो ds होता है वो ds हो जाएगा कितना, ds इज इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा डी फाई। तो ये बेसिकली आप इस इंटीग्रल को कर क्या रहे हो, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर रहे हो। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब कन्वर्ट करोगे तो दिस इज योर x, दिस इज योर y, दिस इज योर z, दिस इज योर ds, एंड नाउ व्हाट इज द एन कैप। तो एन कैप कैसे निकालोगे बेसिकली, तो एन कैप निकालने का जो तरीका रहेगा ना बच्चों, वो कुछ इस तरह से रहेगा। व्हाट इज द एन कैप वी हैव कैलकुलेट, किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए इसको। यहाँ पर आपके पास में जो f है वो f है ये y z और दिस वन। सो देखो एन कैप अभी डायरेक्ट ना लिख के है ना, ऐसे समझना है ना, रुको ऐसे, तो ये तो एक्स वाई आपके पास में एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी। नाउ व्हाट इज योर एन कैप, एन कैप निकालोगे कैसे। सो बेसिकली आप यहाँ पे मानो लेट, ये अभी इसके पहले चल रहा है बच्चों, है ना, इसके पहले वाला काम है। लेट फाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका फाई है, बेसिकली ये जो स्फीयर की इक्वेशन थी उससे ही फाई बनता है। तो ये आपका फाई हो गया स्फीयर की इक्वेशन। अब आप इसमें ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालो, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई मतलब कि आई के साथ में क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2x आई कैप 2y जे कैप और 2z के कैप। ये ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू आएगी। अब आपके पास में एन कैप बराबर क्या होता है, एन कैप का फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइड बाय मॉड्यूलस ग्रेडियंट ऑफ फाई। सो दिस इज इक्वल्स टू 2x आई कैप 2y जे कैप और 2z के कैप बेसिकली, ठीक है, के कैप, और अंडर रूट में डिवाइड बाय 2x का स्क्वायर मतलब कि 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर और 4z स्क्वायर। नाउ लुक एट दिस, यहां से ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा xi yj और zk, और नीचे से 4 कॉमन लोगे तो रूट के बाहर आके वो 2 बन जाएगा, अंदर रहेगा अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है, सिंपल सी बात है 1 है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, और आपके पास में 2 से 2 कैंसिल होके एन कैप जो है वो कितना आ जाएगा, xi yj और zk, ये आपके पास में आएगा। और क्योंकि आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स ये यूज कर लिए हैं तो x बराबर आपके पास में हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई, तो यहाँ पे x की जगह पर साइन थीटा कॉस फाई इसने लिख दिया है, ये हटाओ, ये एन कैप है ना। तो देयरफॉर मतलब इस लाइन के बाद में ये पूरा करना, फिर ये वाली लाइन लिखना, तो देयरफॉर एन कैप इज इक्वल्स टू दिस वन। तो कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप जब करोगे, इसके साथ में एन कैप का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो पूरा का पूरा ये आ जाएगा माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, है ना, बिकॉज पूरा का पूरा आपका ये है आपका कर्ल एफ और डॉट एन कैप ये पूरा है, तो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के के साथ में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। सो यू विल गेट कर्ल एफ डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू दिस वन। नाउ so therefore the surface integration along s curl f dot n cap ds is equals to this one। यहां पर ये पूरा का पूरा माइनस में, तो ये माइनस, ये पूरा का पूरा इसकी वैल्यू, और ये आपके पास में किसकी ds की वैल्यू आ जाएगी, ये जो आपने ऊपर लिखी है। नाउ लुक एट दिस,
जो ऊपर वाला आपका वो है जिसे कहें कि अपर सर्कल है, मतलब अपर स्फीयर है, तो उस अपर स्फीयर के लिए जो फाई है ना, फाई तो पूरा घूमेगा 0 से 2 पाई, लेकिन जो थीटा है वो कितना घूमेगा, केवल 0 से π/2, क्योंकि 0 से π/2 घूमने में पूरा का पूरा सर्कल ऊपर, मतलब ऊपर का जो स्फीयर वाला पार्ट है वो जनरेट हो जाता है। तो थीटा की लिमिट आएगी 0 to π/2 और फाई की लिमिट आएगी 0 से 2 पाई। ध्यान देना कि जैसे मैं अब कहां से बताऊं, कोई बॉल भी नहीं है, जैसे मान लो ये है, ये आपका ऊपर वाला सर्कल है, तो ऊपर वाला सर्कल बनाने के लिए जो XY प्लेन पर फाई एंगल है, XY प्लेन पे ये फाई एंगल, तो उसको तो पूरा घूमना पड़ता है 0 to 2 पाई, लेकिन जो ऐसे वाला एंगल है जो ऐसे चलता है उसको केवल 0 से π/2 तक जाना है, क्योंकि 0 से π/2 तक जब जाएगा और नीचे वाला एंगल पूरा घूमेगा तो ये पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा ऊपर वाला सर्कल आधा, जो मतलब सॉरी स्फीयर वाला जो ऊपर वाला आधा तरबूज है ना, वो बन जाएगा पूरा का पूरा। तो बेसिकली आप जो भी वेरिएबल्स लेते हैं वो वेरिएबल्स ऐसे होने चाहिए कि वो ऊपर का पूरा का सरफेस जनरेट कर दें, तो वो एंगल्स, इन एंगल्स की मदद से ये XYZ की जो वैल्यूज हैं वो पूरा का पूरा S जनरेट कर देते हैं, ठीक है ना। सो दीज आर द लिमिट्स विद्यार्थियों। अब इसके बाद में आप क्या कहते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास में ये साइन फाई साइन थीटा, ओके यहाँ पे मल्टीप्लाई अभी नहीं करा है क्या, ओके इसको बेसिकली पहले फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया है, क्योंकि ये थीटा तो कांस्टेंट है, तो पहले फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, साइन थीटा डी थीटा बाहर ही रहा, तो साइन थीटा एज इट इज, कॉस फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन फाई, माइनस साइन फाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई, और इस कॉस थीटा एज इट इज, तो यहाँ फाई आ जाएगा। नाउ 0 से 2 पाई लिमिट है, तो अब आप यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करिए, तो दिस इज ये आपका माइनस तो एज इट इज है। अब यहाँ पे आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे साइन फाई में अपर लिमिट लगाओगे 2 पाई, तो साइन 2 पाई तो 0, और लोअर लिमिट लगाओगे 0 तो भी 0, मतलब ये वाला टर्म तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पे ही 0 हो गया, खत्म खेल हो गया यहाँ पे। तो फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉस फाई में अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाओगे, तो अपर लिमिट जब लगाओगे बच्चों, कर देता हूं मैं यार, अपर लिमिट लगाओगे तो माइनस, ठीक है, अपर लिमिट पे साइन थीटा एज इट इज, साइन थीटा कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1 माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाओगे, थीटा की जगह 0 लिखोगे तो कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में वापस माइनस साइन थीटा आ जाएगा, तो माइनस साइन थीटा और ये वाला माइनस साइन थीटा कट जाएगा, मतलब ये भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे 0 दे देगा, ठीक है। ध्यान देना, कॉस 2 पाई भी 1 होता है और कॉस 0 भी 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फाई लिखोगे तो 2 पाई कॉस थीटा, और माइनस लोअर लिमिट पे तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास में आ रहा है 2 पाई कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, 2 पाई साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो माइनस तो पहले से ही था, और ये जो 2 पाई यहाँ पर आएगा वो 2 पाई, अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दिया आपने, तो आपके पास में कितना आ गया, 0 से π/2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस 2 थीटा आ जाएगा आपके पास में, दिस इज कॉस 2 थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, एंड लिमिट लगा दी 0 से π/2, तो π/2 तो पहले से ही है, कॉस ये यहाँ पर π/2 इज ओके, अपर लिमिट लगाओगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट्स अ कॉस पाई, माइनस 0 लगाओगे तो कॉस 0, तो कॉस पाई की जो वैल्यू होती है बच्चों, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, और कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये -1 -2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू -पाई। तो आपके पास में जो सरफेस इंटीग्रेशन है वो कितना आ गया, -पाई, और जो लाइन इंटीग्रेशन था बच्चों -पाई आएगा कि +पाई, ओके एक सेकेंड, माइनस लोअर लिमिट ना, दिस इज माइनस, ठीक है। सो ये -पाई आपके पास में वैल्यू आ गई, और यहाँ पे कितनी आ रही थी बच्चों, लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही थी, लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू भी -पाई आ रही थी आपके पास में। सो अल्टीमेटली आपके पास में जो वैल्यूज हैं, ये यहाँ पर -पाई शायद मैं लगाना भूल गया इस माइनस को, ये माइनस को, तो ये
तो ये भी माइनस पाई ही आ रहा था अल्टीमेटली। ठीक, तो अल्टीमेटली विद्यार्थियों आपके पास में लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू माइनस पाई आई और सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी माइनस पाई आई है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे वापस स्टोक थ्योरम को क्या कर दिया विद्यार्थियों, वेरीफाई कर दिया। तो विद्यार्थियों हमने स्टोक थ्योरम के लगभग क्या कहते हैं 3 क्वेश्चंस कर लिए क्लास में, और एक तरह से देखा जाए तो 6 क्वेश्चन हो गए हैं, 3 लाइन इंटीग्रेशन के और 3 सरफेस इंटीग्रेशन के। तो आई थिंक स्टोक थ्योरम को समझने के लिए ये बहुत हद तक सफिशिएंट है। अब आप और भी जो स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको क्या कहते हैं जो हमारे पेड कोर्स के यूजर्स हैं उनको दे देंगे कंटेंट के रूप में, तो आप उसको क्या कहते हैं कर लीजिएगा सॉल्व। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो होमवर्क के तौर पे कुछ क्वेश्चन चाहो तो लेके जा सकते हो, है ना। जैसे ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे ले जाओ, जो पेड कोर्स यूजर्स हैं वो भी उसको कर लेना। जैसे इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, टेकन अराउंड द पॉजिटिवली ओरिएंटेड स्क्वायर विद द वर्टाइसेस दिस, मतलब आपका जो सी है बेसिकली इन 4 बिंदुओं से बना हुआ क्या है, एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर पर आपको इंटीग्रेशन करना है, तो 4 लाइन इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे और 1 सरफेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई करिएगा बच्चों। और इसका जो आंसर है वो भी मैं बता देता हूँ कि भाई इसका आंसर बेसिकली आने क्या वाला है। तो इसका जो आंसर आएगा ना लाइन इंटीग्रेशन का, कहाँ गया लाइन इंटीग्रेशन, अच्छा पहले सरफेस इंटीग्रेशन नहीं करा है, सॉल्व करने को क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट, अच्छा वैल्यू फाइंड करने को बोला है, अच्छा इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोला है ना। ये भी गलत छप गया, यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन हो जाएगा सी, ऐसे आना चाहिए था ये। तो इसको इवैल्यूएट करा पहले, तो देखो अब यहाँ पे देखो टेक्निक, यहाँ पे यही तरीका करा उसने पहले बोला कि इस लाइन इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करो यूजिंग स्टोक थ्योरम, तो उसने लाइन इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करा, उसने सॉल्व करा सरफेस इंटीग्रेशन को, क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन यहाँ पे सॉल्व करना आसान है। तो उसने सरफेस इंटीग्रेशन को सॉल्व करा क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर आपका सी है और वहां पर क्या क्या है, बेसिकली आपको इसके ऊपर इंटीग्रेशन करना है, ये है आपका एस। तो ये एक सिमेट्रिक वो है सरफेस है, तो बेसिकली आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन कर दोगे तो पूरे के ऊपर इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहां से x की लिमिट निकाल ली 0 से 1, यहां से y की लिमिट निकाल लेगा, वो कितनी आएगी, y की लिमिट आएगी 1 - x। तो देखो यही इसने करा होगा इस क्वेश्चन में, तो ये देखो कर्ल निकाल लिया, ये निकाल लिया, फिर ये आ गया आपके पास में, सॉल्व करा यहां तक आ गया, ये एक सरफेस इंटीग्रेशन बन गया 2 पार्ट में, और ये देखो इसने लिमिट्स लगा दी, मतलब इसको अलग नहीं करना चाहिए था, एक ही में कर लेते हैं। और ये यहाँ पर लिमिट्स आ जाती कितनी, 0 से 1 और 0 से 1 - x, इसमें भी यही कर लेना चाहिए था, ये अलग से फोकट वाला काम कर दिया है, जाने दो खैर। सो विद्यार्थियों यहाँ से सरफेस इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व जब होगा तो आपके पास में आ जाएगा 1/3। तो लाइन इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो भी कितनी आनी चाहिए, 1/3। फिर इसने आके लाइन इंटीग्रेशन भी पूरा का पूरा सॉल्व करा है और वो 4 पार्ट्स में होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हेक्टिक वाला क्वेश्चन है लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा। जब तुम लोग क्वेश्चन करोगे लाइन इंटीग्रेशन का तो ध्यान रखना कि लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हो तो लाइन के स्पेसिफिकेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन क्या है ना, उस लाइन के लिए x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है या y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, इस बात के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करेगा और लिमिट्स भी इसी बात पे डिपेंड करेंगी इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करके जरूर देखना, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस भी करना। देखो 4 पार्ट्स में टूट गया ना, और हर पार्ट में x, मतलब उसने क्या करा है, हर पार्ट को तोड़ दिया है और पूरे के पूरे क्वेश्चन को या तो x में कन्वर्ट कर दिया, या तो x में कन्वर्ट कर दिया है, पूरे के पूरे को y में कन्वर्ट कर दिया है। और ये कर सकते हैं वो क्यों, क्योंकि जिस लाइन पे आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उस लाइन की कुछ ना कुछ इक्वेशन है। मतलब उसने क्या कर दिया बच्चों, पहले उसने ये जो चारों पॉइंट्स थे ना, ये चारों पॉइंट्स, इन चारों पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली इक्वेशन निकाल ली लाइन की, ये आ गई। इन दोनों को निकालने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल ली, ये आ गई। ऐसी सारी लाइन की इक्वेशन निकाल ली, तो मतलब x और y में रिलेशनशिप निकाल लिए हर लाइन पर। तो जब वो क्वेश्चन को करेगा ना उस लाइन के अलोंग, तो x वाली चीज को पूरी x वाले, मतलब अगर कहीं पे x और y दोनों है तो पूरी चीज को या तो x में कन्वर्ट कर देगा या y में। किसकी मदद से, जैसे इस लाइन पे करेगा तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, dx प्लस dy बराबर 0। तो मतलब कि dx बराबर कितना आ जाएगा, -dy। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर आ जाएगा 1 - y। तो
x को y में कन्वर्ट करने के लिए ये, और dx को y में कन्वर्ट करने के लिए dx इज इक्वल टू माइनस dy। इस लाइन पे आप कर लो, सेम चीज हर लाइन पे करोगे तो आपके पास में चारों के चारों इंटीग्रेशन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही जैसे कहेंगे कि सीखने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें वो जो 4 लाइन इंटीग्रेशन है वो अपने आप में 4 लाइन इंटीग्रेशन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे बच्चों। इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, जरूर ट्राई करना, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को अपन लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और लगभग सरफेस इंटीग्रेशन में इतना ही लेते हैं। अब अगली क्लास में जब हम मिलेंगे ना बच्चों, तो हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को समझेंगे और उसके क्वेश्चंस को समझेंगे। तब तक के लिए खूब सारी प्रैक्टिस कर लीजिए स्टोक्स थ्योरम की और तैयार हो जाइए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के लिए। ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। फिर कहता हूं बच्चों, वेक्टर कैलकुलस उतना आसान नहीं है टॉपिक। इवन पूरा का पूरा डबल इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। जो बच्चे लिमिट्स याद करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं ना, वो कभी इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाएंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ज्योमेट्री की थोड़ी समझ होना चाहिए, कैलकुलस की थोड़ी समझ होना चाहिए, विजुअलाइजेशन पावर होना चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए, बस कि मुझे सीखना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चों को प्यार करिए, बड़ों का सम्मान करिए, अपने राष्ट्र के लिए हमेशा अच्छा सोचिए, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। आप भी नहीं, मैं भी नहीं, हमारे माता पिता भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।